हेलो क्लास 7th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 फूल और कांटे का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा था। हमने इस कविता को बहुत अच्छे से समझा था कि इस कविता में है क्या। करेक्ट। अब क्योंकि हम कविता को अच्छे से समझ गए हैं तो अब हमें देखना चाहिए इसकी एक्सरसाइज को। भाई हमें भी तो पता चले कि हमको कितना आता है ना, हम कितना अच्छे से पढ़े। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे इसके एक्सरसाइजेस को। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट से में देखेंगे। आइए अब इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई जानकारी नहीं, आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। ठीक है, देखो इस कविता को आगे से देखेंगे, मतलब अब देखेंगे मेरी समझ से। ठीक है, चलो देखेंगे। तो कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो लास्ट के दोनों चैप्टर में भी करते आ रहे हैं। अब तो हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई कि एक्सरसाइज इस बुक में किस टाइप से है ना। चलो, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। देखो आपको बच्चे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कांटे के बारे में कौन सी बात सच है। जैसे कि कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, मतलब कांटा जो है उसके आसपास जो खुशबू आ रही है, खुशबू किससे आ रही है? फूल से। तो क्या वो उस फूल की खुशबू को खत्म कर देता है कांटा? करता है क्या? नहीं, उससे तो कांटे का कोई मतलब नहीं होता। कांटा तो बस इस बात के लिए, कांटे को किसी ने छुआ नहीं कि उसने उसको नुकसान पहुंचाया नहीं, है ना। कांटे को छूना ही बुरा, बस। वैसे उसका कोई और असर नहीं होता, मतलब वो अगर हम कांटे से दूर हैं तो वो कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। बस कांटा कब हानि पहुंचाएगा, कब दुख पहुंचाएगा? जब उसके हम पास जाएंगे तो, है ना। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है क्या? तितली और जो भौरे हैं वो कांटे को देख के आकर्षित होते हैं क्या? नहीं। थर्ड है, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। छेदना मतलब नुकसान पहुंचाना। हाँ जी, बिल्कुल कर देता है। अगर हम उसके समीप जाएं तो उंगलियों को छेद देता है और वस्त्र को फाड़ देता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ भी देख लेते हैं, कांटा पौधों को हानि पहुंचाता है क्या? भाई पौधे को क्यों हानि पहुंचाएगा? पौधे को हानि पहुंचाता तो पौधा फिर जमीन से और इतना बड़ा होता ही नहीं, है ना। क्योंकि कांटा तो वो थोड़ा थोड़ा बड़ा जमीन से बाहर आता है, तभी से उसमें कांटे थोड़े थोड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। कांटा पौधे को तो हानि नहीं पहुंचाता। कांटा किसको हानि पहुंचाता है? जो उसके समीप जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो तितलियां हो या फिर भंवरे हो। करेक्ट। सेकंड देखेंगे, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ने सही रूप में व्यक्त करता है? देखो यहाँ पे बच्चे सेकंड वाले में फूल और कांटे की समानताएं, मतलब फूल और कांटे में समानता क्या है और विभिन्नता क्या है, मतलब फूल और कांटे एक जैसे कहाँ हैं और अलग कहाँ है, ये चीज बताई गई है। देखो इन चारों में से कौन सी लाइन सही होती है? फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। सेकंड, फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। बताइए, फूल और कांटे के बारे में लोग एक जैसा ही सोचते हैं क्या? मतलब फूल को देख के और कांटे को देख के एक जैसी फीलिंग आती है क्या आपको कि मतलब फूल भी वाओ कितना अच्छा है, कांटा वाओ कितना अच्छा है, ऐसी फीलिंग आती है क्या? नहीं। थर्ड है, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग। ये ठीक कह रहा है। और देख लेंगे पहले इसको, ठीक कंफर्म ठीक बोलने से पहले। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उन्हें अलग रंग ढंग उनके अलग होते हैं। इनमें से बताइए बच्चे कि कौन सा फूल के बारे में और कांटे के बारे में समानता विभिन्नता को दर्शा रहा है? फर्स्ट वाला, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। तो आंसर बच्चे किस पे टच होगा, मतलब कि किस पे स्टार बनाएंगे हम, किस पे तारा बनाएंगे हम? फर्स्ट वाले पे। फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। करेक्ट।
समझ में आ गया? आ गया तो नेक्स्ट देखेंगे, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है। निष्कर्ष मतलब बच्चे ये जो 4 पॉइंट है इनमें से कौन सा उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा सही है। देखेंगे, व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। मतलब कि हमें सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमारे वंश पे, हमारे परिवार पे निर्भर करता है क्या? परिवार नहीं, परिवार पे निर्भर करता है क्या? कि हम अगर अच्छी फैमिली से आते हैं तो हमारा सम्मान होगा, अगर हम बुरी फैमिली से आते हैं तो हमारा सम्मान नहीं होगा, चाहे हम में तमीज कितनी भी हो। ऐसा जी नहीं। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। व्यक्ति के कारणों के कारण ही उसका लोग सम्मान करते हैं। बताइए, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा मतलब हम काम अच्छा या बुरा करें हमारा सम्मान उसके अकॉर्डिंग ही होगा। बिल्कुल, हमारा सम्मान हमारे कार्यों पे निर्भर करता है। अच्छे कार्य करेंगे तो होगा भाई, बुरे कार्य करेंगे तो नहीं होगा। तो हमारे कार्यों के कारण ही लोग हमारा सम्मान करते हैं, है ना। थर्ड और फोर्थ भी एक बार चेक कर लेंगे। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। मतलब जो कुल की गौरवता है, हमारे परिवार का जो सम्मान है, हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है क्या? भाई कैसे हो जाएगा? जी नहीं। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। हाँ मिलती है, लेकिन सबसे पहले हमें मिलती है ना। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे मम्मी पापा की भी तारीफ होगी, लेकिन उससे पहले तो हमारी होगी ना, है ना। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो सकता है बच्चे? कि व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। हमारा सम्मान हमारे हाथ होता है। अच्छा करेंगे तो सम्मान होगा जी, बुरा करेंगे तो कतई सम्मान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे एक से अधिक आंसर भी आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो लास्ट वाला भी कर सकते हो टिक। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। मिलती तो है ना, पहले हमें मिलती है फिर हमारे कुल को मिलती है, पर मिलती है ना। यहाँ पे 2 आंसर आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कि कविता में कौन सा कथन, कौन सी लाइन बड़प्पन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। देख सकते हैं, धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। ऐसा जी नहीं। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है। ऐसा है क्या? ये भी नहीं। बड़प्पन का इनका तो ये मायना नहीं है। मतलब बड़प्पन की पहचान कैसे हो सकती है हम इन स्टेटमेंट्स में देखेंगे। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभावों, कर्मों से पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे गुण कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, इससे पता चलता है कि आदमी का बड़प्पन आदमी में है या नहीं। आदमी औरत मतलब इंसान में है या नहीं। ठीक है, थर्ड वाला आंसर करेक्ट है, बट फोर्थ भी देख लेंगे। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। बिल्कुल गलत। ठीक है, तो बच्चे यहाँ आंसर क्या आ सकता है? बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है ना जी। आ रहा है समझ? चलो तो ख वाला देख लेंगे। ख वाले में है बच्चे, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग या एक से अधिक उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। देखो, अब हो सकता है कि आपने जो उत्तर चॉइस करे हैं, चुने हैं, उनसे आपके फ्रेंड्स के आंसर डिफर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, है ना। तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो कि आपने भाई ये वाला आंसर क्यों चुना। मतलब अगर आपने हमसे अलग आंसर चुना है, ठीक है, हो सकती है ना अपनी अपनी अलग अलग सोच, लेकिन अगर आपने दूसरा आंसर चुना है तो क्यों चुना है, आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, समझ आ गया? आ गया तो चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा करनी है, करेंगे तो
पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए बच्चे, हमारे पास यह कविता की कुछ लाइन्स हैं। कुछ लाइन्स को हमें एक तरीके से हिंदी में इनको एक्सप्लेन करना है कि इन लाइन्स का क्या मतलब है। आराम से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम अच्छे से लास्ट वीडियो में कहानी पढ़कर आए हैं, कहानी समझ कर आए हैं। ठीक है जी, चलो। तो क वी हैव, मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कांटे और फूल की, है ना जी। कि फूल और कांटे एक ही पौधे से तो आते हैं, है ना। उन पर बारिश भी एक जैसी होती है, उन पर हवाएं भी एक जैसी बहती हैं उनके लिए। ऐसा तो नहीं कि फूल के लिए कुछ अलग टाइप की हवा बह रही हो और मतलब कांटे के लिए कुछ अलग टाइप की हवा बह रही हो, है ना। दोनों पर एक जैसी हवा बहती है, दोनों पर एक जैसी बारिश होती है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब कि सारा कुछ समान होने के बावजूद भी बच्चे, हमें यह क्या देखने को मिलता है कि हर एक चीज, मतलब एक तरीके से उनकी हर छोटी से बड़ी परवरिश एक जैसी हुई, उसके बावजूद भी जो उनका ढंग है, उनका व्यवहार है, उनकी प्रवृत्ति है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना जी। किस टाइप से लिख सकते हैं? देखिए, इस पंक्ति में कहा गया है कि फूल और कांटे दोनों को एक जैसी बारिश और हवा मिलती है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव और गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस पंक्ति का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में बड़प्पन मतलब अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म की कमी है, तो उसके कुल की प्रतिष्ठा या बड़ा नाम उसके कोई काम नहीं आता, है ना जी। मैंने जैसे कि आपको बताया, आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, लेकिन आपको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, आप उनका रेस्पेक्ट मतलब आदर नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने का? समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि स्कूल मतलब हमारा कुल और हमारा बड़प्पन मतलब हमारी अच्छी तमीज़, हमारी अच्छी तरीके से बात करना उन लोगों से, अपने से बड़ों से, मतलब कि ये सारी चीज़ हमारे बड़प्पन में आती है ना जी। तो यह पंक्ति हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने गुणों और कर्मों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। कुल का नाम तभी सम्मान दिलाता है जब हम स्वयं अच्छे कार्य करें। इतना समझ आया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट वी हैव, मिलकर करें मिलान। मतलब क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। इस कविता में फूल और कांटे के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभाव के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। फूल और कांटे के उदाहरण के द्वारा लोगों के स्वभाव के अंतर और समानताओं की ओर इशारा किया गया है। फूल और कांटे मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फूल मतलब उनके अंदर की कुछ गुड हैबिट्स और कांटे मतलब बच्चे उनके अंदर की कुछ बैड हैबिट्स। ठीक है, दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में किया गया है। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। इन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़िए। देखिए जी, हमारे पास बीच में दिया हुआ है फूल और कांटा, करेक्ट। और हमारे पास एक तरफ राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस हैं, करेक्ट। अब देखो, जो गुड हैबिट्स के अंदर आता है वो हम उसको फूल से जोड़ेंगे, जो चीज़ हमारी बैड हैबिट्स के अंदर आती है अब उनको कांटे से जोड़ेंगे। गुड हैबिट मतलब जो चीज़ हमारी अच्छी आदतों में आती है हम उनको गुड हैबिट्स के साथ जोड़ेंगे, जो चीज़ हमारी बुरी आदतों में आती है हम उनको कांटे के साथ जोड़ेंगे। करेक्ट है। जैसे कि दया, दया करना अच्छी बात है या बुरी बात? दया मतलब एक तरीके से किसी की हेल्प करना, अच्छी बात है बुरी बात? अच्छी बात है। डैट मीन्स दया को हम मैच कर सकते हैं फूल के साथ स्वार्थ। स्वार्थ मतलब
हमेशा से खुद के बारे में ही सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए सोचना। तो क्या हमेशा अपने लिए सोचना मतलब ये अच्छी आदत है या बुरी आदत, आप बताइए। ठीक है, अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए नहीं। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं चलना चाहिए, है ना। तो हम स्वार्थ को किससे मिला सकते हैं बच्चे, कांटे के साथ, क्योंकि ये एक तरीके से अच्छी आदत नहीं है। अच्छाई, अच्छा होना बच्चे बुरी आदत है या अच्छी मतलब अच्छी आदत, हाँ सही तो बोला मैंने, बताइए। अच्छी आदत है ना। तो अच्छाई हो सकती है, हम अच्छाई को जोड़ सकते हैं फूल के साथ। सुख, अच्छा आप फूल को ऐसे भी देख सकते हो कि फूल दया करता है। दया क्यों करता है भाई, उन जो मतलब तितलियां होती हैं जिनको कांटे नुकसान पहुंचा देते हैं, और फूल क्या करता है, उन पर दया खाता है, उन पे दया करता है, उनको अपनी गोद में बिठाता है ना। स्वार्थ को हम किससे कर सकते हैं, कांटे के साथ। क्यों, कांटे स्वार्थी होता है ना, उन्हें कोई टच करेगा तो फिर वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा। नेक्स्ट, अच्छाई, फूल अच्छे होते हैं, है ना, तभी तो उनको देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है। किसी बुरी चीज को हम देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं क्या, भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं क्या, नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट है सुख। सुख, अच्छा, प्यारा, निराला, अच्छी अच्छी चीजें सारी फूल के लिए, बुरी बुरी चीजें सारी कांटे के लिए, क्योंकि कांटा बुरा होता है, कांटे को हम बुरा ही तो समझते हैं, वो कितना दुख देता है सबको, ऐसा। तो सुख को हम मार्क करेंगे फूल के लिए, ठीक है। चलो, सुंदरता, देखो सुंदर है कि मतलब जिस शब्द को सुन के एक अच्छी सी फीलिंग आए, एक अच्छा सा सुकून मिले, वो शब्द हमारा फूल के लिए जाएगा। जिस शब्द को सुन के बेकार टाइप, ऐसा नहीं होना चाहिए टाइप, वो चीज सारी जाएगी कांटे के लिए। सुंदरता, फूल या कांटा, फूल, है ना, फूल सुंदर भी होते हैं। कोमलता, कोमल मतलब बच्चे सॉफ्ट, एकदम नाजुक, किसके लिए हो सकता है, फूल के लिए, है ना। आनंद, आनंद मतलब होता है एक तरीके से खुशी। आप खुशी किसके लिए दिखा सकते हो, खुशी हो सकती है हमारी फूल के लिए, है ना। चलो, नेक्स्ट है परोपकार। अब राइट हैंड साइड के ऑप्शन देखेंगे, परोपकार। परोपकार मतलब होता है बच्चे दूसरों पे दया करने वाला। अब दूसरों पे दया करने वाला इंसान अच्छा हो सकता है कि बुरा, अच्छा हो सकता है ना। तो परोपकार करना अच्छी बात है, दूसरों के ऊपर उपकार करना, है ना। तो ये एक अच्छी आदत है, और अच्छी आदत को फिर हम किससे मार्क करेंगे, फूल के साथ, करेक्ट। चलो, नेक्स्ट वी हैव प्रेम। प्रेम मतलब प्यार। प्यार क्या मतलब, फूल या कांटा, कांटा तो कभी प्यार करने लायक योग्य नहीं है ना, फूल ही हो सकता है। तो हम प्रेम को भी मार्क करेंगे बच्चे फूल के साथ। बुराई, हर एक नेगेटिव चीज, हर एक बुरी चीज कांटे के लिए आएगी। अब बुराई कांटा ही है भाई। दुख कांटा ही देता है। कठोरता, कठोरता मतलब कितना कठोर है ये, मतलब उसकी वहाँ बहन रो रही है इस क्लास में बैठे बैठे अकेले, और ये यहाँ पे कितना कठोर हुआ पड़ा है। कठोर मतलब एकदम से कठोर हो जाना, पत्थर दिल दिल टाइप, ऐसा। कठोर मतलब कांटा। प्रसन्नता, देखो कठोर बोला तो ऐसा कैसा मुंह बन गया होगा अपने का, है ना, हमारा कैसा तो अजीब सा मुंह बना लिया होगा कठोर। जैसे प्रसन्नता आया, एक अजीब सी हैप्पीनेस आई, है ना, एक अजीब सी खुशी आई। तो प्रसन्नता हमारे किसके लिए जाएगा, फूल के लिए, ठीक है। पीड़ा, पीड़ा मतलब होता है बच्चे दुख। अब तो दुख फूल या कांटा, फूल तो कभी नहीं देता, तो दुख कौन, कांटे के लिए। ये लाइन हम कांटे से इसको जोड़ेंगे इस शब्द को, ठीक है। समझ आ रहा है, इजी है, इजी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सोच विचार के लिए, मतलब हमें सोचना है, विचार करना है। अंदर देखेंगे इसमें क्या है। कविता को एक बार पुनः पुनः मतलब दोबारा ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो भाई हम पता लगाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। समानताएं मतलब एक तरीके से कंपैरिजन करना, है ना।
का उल्लेख मतलब उनके बारे में बताया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है। बताइए भाई, ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो सब में एक जैसी होती है। ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है, जो कि सारे पौधों पे वो चीज लागू होती है। बताइए, बताएंगे तो। कविता में फूल और कांटे के लिए बहुत सारी समानता बताई गई है। जैसे कि बच्चे देखो, दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। सारे पौधों में ये चीज कॉमन है कि फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, है ना जी। ये लाइन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को अगर देखना है कि ये बुक में कविता में कौन सी लाइन है, तो वो है जन्म लेते जगह जगह में एक ही जगह पर जन्म लेते हैं फूल और कांटे। सारे पेड़ पौधों में होती है, ऐसा तो नहीं कि गुलाब के में होती है भैया और किसी पौधे में नहीं होती, ऐसा तो नहीं ना। ठीक, नेक्स्ट है, दोनों का एक ही पौधा पालता है। दोनों को एक ही पौधा पालता है, बिल्कुल। कोई ऐसा आपने पौधा देखा है कि जिसके कांटे अलग आ रहे हो और उसका फूल कहीं और अलग से निकल के आ रहा हो? देखा है क्या? होगा ही नहीं, है ना जी। तो फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर पलते हैं। अगर आपको ये लाइन कविता में देखनी है तो हम देख सकते हैं, एक ही पौधा उन्हें है पालता, मतलब ये एक ही पौधे पर पलते हैं, ये एक ही पौधे पर आते हैं फूल और कांटे दोनों। दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हो सकती है बच्चे, दोनों पर एक जैसी चांदनी बरसती है। दोनों पर, फूल और कांटे पर एक जैसी चांदनी बरसती है। ये वाली लाइन भी हमें बताई गई है, जो कि सारे पेड़ पौधों पे लागू होती है ना। पेड़ की बात नहीं हो रही है, पौधे की बात हो रही है, पौधों की बात करेंगे। अच्छा, पेड़ और पौधे में कोई डिफरेंस, मतलब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पेड़ पौधे मतलब मैम एक ही चीज ना, ट्रीज। जी नहीं, पेड़ मतलब ट्री और पौधे मतलब प्लांट। पेड़ पौधे में डिफरेंस क्या होता है? पेड़ मतलब जो बड़े बड़े होते हैं और पौधे मतलब बच्चे जो छोटे छोटे से रह जाते हैं ना, वो बड़े ही नहीं होते। उन पे फूल वगैरह सब आएंगे लेकिन वो बड़े नहीं होते। पेड़ मतलब बहुत बड़ा सा घना सा टाइप, उसको हम बोलते हैं पेड़, ठीक है। चलो, दोनों पर एक जैसी चांदनी बरसती है। अगर हमें इसको कविता में देखना है इस लाइन को, तो देख सकते हैं, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, है ना। चल, ये वाली लाइन हो सकती है ना। अगली हो सकती है, दोनों पर एक जैसी बारिश होती है ना। सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं भाई जहाँ जिनके की फूल और कांटे पर, मैं बार बार पेड़ पौधे बोल रही हूँ, सारे पौधे ऐसे हैं जिनके फूल और कांटों पर एक जैसी बारिश होती है। कोई आपने ऐसा पौधा देखा है कि जिसके फूल पर कम ज़्यादा बारिश हो रही है और उसके कांटे पे मतलब उसके कंपैरिजन में कुछ कम ज़्यादा हो रही हो? देखा है ऐसा कोई? होगा ही नहीं, तभी तो देखेंगे। चलो, एक हो सकता है, दोनों को एक जैसी हवाएं मिलती हैं। भाई सारे पेड़ पौधों पे ये लाइन भी लाइन होती है। अच्छा, ऊपर वाली लाइन को मैंने कविता से नहीं बताया। मेह उन पर है बरसता एक सा, मतलब उन पे मेह एक जैसा बरसता है। मेह मतलब बारिश, होता है मेह आ गया। पहले पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना मेह आ गया। चलो, दोनों को एक जैसी हवाएं मिलती हैं, मतलब कि सारे पेड़ पौधों पर भी ये लाइन लागू होती है कि सबके फूल और कांटे पर एक जैसी हवाएं उनको मिलती हैं। लाइन कविता में देखनी है तो, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, हो सकता है ना ये। समझ आ गया? आ गया तो ख वाला देखेंगे। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? भाई आप बताओ कि आपने इस कविता में फूल और कांटे में क्या अलग डिफरेंस देखा? डिफरेंस मतलब आपने इन दोनों में क्या अलग अलग चीजें देखी, या दोनों एक ही हैं? एक तो नहीं है मैम, क्योंकि फूल अच्छा होता है कांटा बुरा होता है ना। तो दोनों में तो कुछ बात तो होगी, किसी वजह से तो आप ये चीज कह रहे होंगे। तो देखेंगे, देखो, जैसे कि फूल बहुत सुंदर होता है, बहुत कोमल सा होता है, बहुत उसको देखते ही खुशी मिलती है ना। या तितलियों को क्या करता है, अपनी गोद में बिठाता है, तितलियों को भी अच्छा लगता है। तितली क्या, कोई भी चीज कांटे के पास जाना चाहेगी? चीज नहीं, मतलब कोई भी लिविंग, कोई भी
जीव जंतु इंसान कोई भी कांटे के पास जाना चाहेगा? भाई क्यों जाना चाहेगा? सब कोई फूल के पास जाना चाहेंगे, है ना। देखो तो तितलियां तितलियां भी फूल की गोद में बैठ जाती हैं, है ना। भंवरे भी होते हैं, वो भी फूल पर ही आके बैठते हैं। आपने कभी सुना है भंवरा कांटे पे आके बैठा, तितली कांटे पे जाके बैठी? नहीं सुना ना। ठीक है, आगे और हो सकता है। फूल के अंदर इतनी खुशबू होती है, उसके फूल के रंग इतने अच्छे होते हैं जिनको देख के पूरा वातावरण एकदम सकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक मतलब बच्चे पॉजिटिव हो जाता है ना, एकदम से उसको देखते ही सुकून मिलता है। और कांटा, वो तो भाई सबको दुख देता है, इतना कठोर होता है, इतना टाइट सा होता है, इतना कठोर सा होता है, सबको दुख देने वाला होता है, सबकी उंगलियों को ऐसे छेद देता है, मतलब सबकी उंगलियों को पीड़ा पहुंचाता है, कपड़े फाड़ देता है ना जी। और यह क्या करता है? नेगेटिविटी, नकारात्मकता और कठोरता दिखाता है। नकारात्मकता मतलब कि नेगेटिविटी, है ना। कठोरता मतलब बहुत बहुत क्या बताऊं, बहुत बहुत गलत चीज दिखाता है ना। बहुत कठोर है, एकदम पत्थर दिल टाइप, ऐसी चीजों को प्रतीक करता है ना जी। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? फूल सुंदर, कोमल और आनंददायक है। यह तितलियों को गोद में लेता है, भंवरों को रस पिलाता है और अपनी सुगंध व रंगों से कली को खिलाता है ना। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन देखेंगे, यह सकारात्मकता और प्रेम का प्रतीक है। ठीक है। और अगर हम बात कांटे की करें तो मतलब कि जिस लाइन में फूल के बारे में कहा गया है, हमें यहाँ पे उस लाइन को फूल की इन हिंदी एक्सप्लेन करना है। और जिस कविता में जिस लाइन में कांटे के बारे में कहा गया, उस लाइन को यहाँ कांटे वाली को हिंदी में बताना है। और वो लाइन भी अगर आप यहाँ नोट डाउन कर देंगे, बहुत ही बढ़िया बात है ना। चलो, कांटा मतलब कांटा कठोर और पीड़ादायक होता है। यह उंगलियों को छेदता है और कपड़े फाड़ता है। छेद मतलब जो कविता की लाइन है वो है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। यह नकारात्मकता और कठोरता का प्रतीक होता है। दैट इज क्लियर। इतना समझ आया? चलो, ग वाला क्वेश्चन देखेंगे। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कविता में कौन सी ऐसी बात है जो मुख्य रूप से बताई गई है। अब आपने कविता का सार तो समझ लिया ना, है ना। कविता का सार मतलब कविता का मतलब तो समझ लिया ना, कि कविता का संदेश क्या है, यह कविता क्या बताना चाहती है। बताइए जी, क्या बताना चाहती है? देखो, कविता की जो मेन बात है वो क्या है, कि कविता में क्या बताया गया है कि एक ही स्थिति में, परिस्थिति में पलने वाले लोग या चीजें, उनके स्वभाव और कर्म अलग अलग हो सकते हैं, है ना। व्यक्ति का बड़प्पन और उसके गुण और उसका नेचर मतलब व्यवहार तय करता है कि यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा, ना कि उसके घर से पता चलता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा। अब जैसे देखो, एक कोई मदर है, उनके दो बेटे हैं, है ना। दो में से दोनों एक साथ रहे, दोनों एक साथ स्कूल गए, दोनों ने एक साथ खाना खाया, एक साथ सोए, एक साथ मतलब पूरा दिन साथ में रहते, है ना। लेकिन जब वो बड़े हुए तो क्या, एक उसका जो बेटा था, एक उस मम्मी का जो बेटा था, वो बहुत बिगड़ैल, जिद्दी, थोड़ा मतलब बुरी आदतों में चला गया। और एक जो बेटा था वो डॉक्टर बन गया, है ना। उसकी सारी आदतें बहुत अच्छी थी, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। तो क्या बताना चाहता है बच्चे यहाँ पे कवि इस कविता के माध्यम से, कि जरूरी नहीं है कि एक जगह रहकर दो व्यक्ति या दो चीजें एक जगह रहकर सेम ही हो, मतलब समान ही हो। एक जगह पलने वाले लोग का भी स्वभाव और कर्म अलग अलग हो सकते हैं, है ना। और उनका जो बड़प्पन है ना, वो उनके घर से पता नहीं चलता। अब वो जो बिगड़ा हुआ बेटा है उस मम्मा का, तो मतलब हम उसको, उसका बड़प्पन दिखेगा हमें उसमें,
यार जब वो सबको परेशान कर रहा है तो काहे का बड़प्पन, और जबकि उसकी मम्मा बहुत अच्छी है, जबकि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो बच्चे, हम उसको तो बुरा ही कहेंगे ना, हमें क्या ही मतलब उसके घर से, है ना, समझ रहे हो ना। जैसे वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो सबसे पहले वो अपना बड़प्पन अपने व्यवहार को दिखा रहा है ना, ठीक है। तो किसी के घर, किसी का कुल ये चीज मतलब तय नहीं करता कि वो इंसान अच्छा है, उसके अंदर बड़प्पन है या नहीं। वो खुद इंसान स्वयं करता है, खुद से करता है। दैट इज क्लियर, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें अपने आंसर में तो कैसे लिखेंगे बच्चे? मुख्य बात, कविता में फूल और कांटे के माध्यम से यह बताया गया है कि एक ही परिस्थिति में पलने वाले लोग या चीजें अपने स्वभाव और कर्मों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। व्यक्ति का बड़प्पन उसके गुणों, उसके स्वभाव और कार्यों से तय होता है, ना कि केवल उसके कुल या परिस्थितियों से। क्लियर? और अगर हम इसे अपने शब्दों में लिखें बच्चे, तो कविता कहती है कि फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, उन्हें एक जैसी देखभाल मिलती है, लेकिन फूल अपनी सुंदरता और सुगंध से सबको खुशी देता है, जबकि कांटा सबको दुखी दुख देता है। इसी तरह लोग चाहे एक ही परिवार या परिस्थिति से हों, उनके अच्छे या बुरे कर्म ही उनकी पहचान बनाते हैं। आ रहा है समझ अच्छे से? चलो तो घाव वाला देख लेंगे। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में बड़प्पन की हो कसर। उदाहरण दे के समझाइए। बच्चे इस लाइन का क्या मतलब है? कम से कम मैं 40 बार बता चुकी होंगी। इस मतलब पूरी कविता को कहीं कहीं अलग अलग करके 40 बार तो मैंने उसको समझा दिया होगा। तो अब तो आपको अच्छे से पता होगा ना, कोई बात नहीं, एक बार और समझा देंगे। देखो, इसका मतलब है बच्चे कि अगर किसी व्यक्ति में बड़प्पन ही ना हो तो उसके जो कुल की बड़ाई है उसका क्या मतलब वो अच्छे घर से आता है, लेकिन वही चीज उसमें बात करने की तमीज नहीं है, वो बड़ों का आदर नहीं करता, सबसे बुरी तरीके से बात करता है, तो फिर उसका उस बड़े घर से आने का क्या मतलब, है ना। तो यहाँ बच्चे क्या आंसर दे सकते हैं हम? इस पंक्ति का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण, स्वभाव या कर्मों की कमी है तो उसके परिवार या कुल का बड़ा नाम उसके लिए बेकार है ना जी। अगर किसी में अच्छे गुण ही नहीं है, उसका नेचर ही अच्छा नहीं है, तो क्या मतलब उसके इतने बड़े घर से आने का। जैसे कि क्योंकि इसने बोला था उदाहरण देके समझाइए, तो एक उदाहरण देंगे हम। आपको चाहिए, आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज आप कोई और एग्जाम्पल दे दीजिएगा और उदाहरण दे दीजिएगा। मान लीजिए एक अमीर और प्रसिद्ध परिवार का एक लड़का है ना। प्रसिद्ध मतलब बहुत जाने माने परिवार का लड़का है। उसके परिवार का नाम बहुत बड़ा है, मतलब वो अच्छे घर से आता है। अच्छा घर आप समझते हो ना, रईस घर से, अमीर घर से आता है, उसके घर का ना बहुत नाम है, ठीक है। लेकिन वह झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है और बुरा व्यवहार करता है। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, ऐसे बच्चों का कोई सम्मान नहीं करेगा। क्यों? चाहे वो भले ही कितने भी अच्छे घर से आता हो। क्यों? क्योंकि उसमें बड़प्पन की कमी है। बड़प्पन क्या? बड़प्पन होता है बच्चे लोगों से अच्छे से पेश आना, उनके साथ बहुत नरमी से बात करना, बहुत अच्छे से उनका आदर करना, वो होता है। वहीं एक साधारण परिवार का लड़का अगर ईमानदार है, मेहनती है और दयालु है, तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, भले ही उसका कुल प्रसिद्ध ना हो, है ना जी। यही चीज मैं आपको बार बार, कम से कम कितनी बार न जाने एग्जाम्पल देके बता चुकी हूँ कि आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे में, है ना, लेकिन क्या आपको बात करने की दूसरों से तमीज नहीं है ना, झूठ बोलते हो, घर जाके सबको परेशान करते हो, है ना, मतलब कोई अच्छी आदत नहीं सीख रहे हो, क्या फायदा आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने का, है ना। वही कोई दूसरा बच्चा है, वो छोटे से स्कूल में पढ़ता है, लेकिन सबको नमस्ते करता है, सबके पैर छूता है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। तो बच्चे आप बताओ, आपका या आपके स्कूल का नाम होगा या उस दूसरे बच्चे का जिसका कि छोटा सा स्कूल है, कोई छोटे से स्कूल से आता है, उसका नाम होगा? उसका नाम होगा। क्योंकि स्कूल मैटर नहीं करता बच्चे, स्कूल का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपकी पढ़ाई का सब कुछ का बेकार है जब आपको बात करने की भी तमीज नहीं हो तो, है ना।
समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, द वी हैव है कटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं? भाई आप ही बता देंगे। मैम, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, प्यार से बात करते हैं, हमें तो वो पर्सन अच्छे लगते हैं, वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं। आप ही बता दो ना, ऐसे व्यक्ति अच्छे लगते हैं ना? आपका एक फ्रेंड है जो ना सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, आप स्कूल नहीं आते हो तो आपको ना होमवर्क करने के लिए नोटबुक भी दे देता है, और ना आप स्कूल नहीं आते तो आपको फ़ोन करके बताता है कि ना भाई आज ना स्कूल में ये हुआ था, टीचर ने आज ये पढ़ाया था, है ना? हमेशा सच बोलता है, हमेशा आपकी हेल्प करता है ना? आपसे बहुत प्यार से बात करता है। आपको आपका वो वाला फ्रेंड अच्छा लगेगा, या फिर एक दूसरा फ्रेंड है आपके पास जो कि हमेशा आपसे लड़ता रहता है, आपका आपका टिफ़िन भी खा जाता है, चलो खा जाता है तो वो कोई बात नहीं है, और ना आप स्कूल नहीं आते, आपको नोटबुक भी नहीं देता होमवर्क करने के लिए। और दूसरा, आपको अगर आप पूछो भी ना उसको कि भाई आज क्या कराया था स्कूल में, किस टीचर ने कौन सा वर्क कराया था, आपको वो भी नहीं बता के देता। आपको बताओ, आपको कौन सा वाला फ्रेंड अच्छा लगेगा, ए वाला या बी वाला? बी वाला मतलब दूसरा वाला, बताओ। मैम ए वाला, है ना जी? तो आप बताओ बच्चे कि आपको क्या, आप खुद ही बता दीजिए बच्चे कि लोगों को कैसे स्वभाव के व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, और कैसे स्वभाव, स्वभाव मतलब हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, है ना? और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं, बताइए। देखो, सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब बता दें। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। है खटकता मतलब एक तो होता है दूसरों की आंखों में खटकता है, मतलब दूसरे लोग उसको पसंद नहीं करते, और दूसरा जो है मतलब वो जो खटकता है वो कौन है, कांटा। और जो देवताओं के सर की शोभा बढ़ाता है वो कौन है बच्चे, फूल, है ना? फूल सबको पसंद है। क्यों पसंद है भाई? उसके हजार गुण है, कांटा हजार उसमें बुराइयां हैं, है ना? चलो आंसर में लिख सकते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि कांटा सबकी आंखों में खटकता है, यानी नापसंद किया जाता है, जबकि दूसरा जो फूल है सर पर सुशोभित रहता है, यानी उसकी प्रशंसा होती है ना? और देखो, लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसा करने वाले व्यक्ति मतलब जिनकी प्रशंसा होती है वो व्यक्ति कैसे होते हैं? देखो, लोग उन व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो फूल जैसे स्वभाव वाले होते हैं, है ना? यानी दयालु, कोमल, सुंदर व्यवहार करने वाले और दूसरों को सुख देने वाले। सुंदर हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार सुंदर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, कोयल और कोए का, दोनों ही काले होते हैं, तो हम उनको सुंदर वाली श्रेणी में तो नहीं बोलते, है ना? लेकिन वही कोयल से सब प्यार करते हैं और कोए को भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल में गुण है, वो जहां भी जाती है इतना मीठा कूकती है, इतना मीठा कूकती है कि सब उसको प्यार करते हैं, और कोया भगा देंगे उसको। सुबह सुबह आपकी नींद खराब और करेगा तो, सुबह सुबह अगर आपकी छत पर मतलब बजेगा, क्या करोगे? भगाओगे क्या, मतलब उसको बोलने दोगे? चलो ठीक है, हम कहाँ पर थे? हाँ जी, यानी दयालु, कोमल और सुंदर व्यवहार वाले व्यक्ति और दूसरों को सुख देने वाले। उदाहरण के लिए, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं और प्यार से बात करते हैं, उनकी प्रशंसा होती है ना? और लोग उन व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं जो कांटे जैसे स्वभाव के होते हैं, यानी कठोर, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले और बुरा व्यवहार करने वाले। उदाहरण के लिए, जो लोग झगड़ालू, स्वार्थी या दूसरों को दुख देते हैं, लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, है ना जी? आपका अगर ऐसा कोई फ्रेंड है तो आप उसके पास जाना चाहोगे? भाई फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहोगे, पास जाना तो बहुत दूर की बात है ना? अच्छा, समझ आ रहे हैं अच्छे से? अच्छे से समझ आ रहे हैं तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना से। अनुमान करना मतलब एक आइडिया लगाना,
कल्पना करना मतलब एक इमेजिन करना, मतलब जैसे जैसा बोल रहा है वैसा वैसा इमेजिन करो कि ऐसा हो रहा है, तो है ना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। डिस्कस करना है तो इसको हम ओरली करेंगे। करेक्ट। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं। बाकी पौधे इन सबके बिना कैसे दिखेंगे और इनके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। बच्चे कल्पना कीजिए, मतलब इमेजिन करो कि एक ही पौधा है जिसपे चांदनी आ रही है, उसी पे हवा आ रही है और उसी पे बारिश हो रही है, बाकी किसी पौधे पे नहीं हो रही। कैसे दिखेंगे वो पौधे बिना चांदनी, बिना हवा, बिना बारिश के, और उनके जीवन पे इसका क्या प्रभाव होगा, बताइए। बच्चे सबसे बड़ी बात, पौधे के लिए क्या जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, हवा, पानी, धूप, ये सारी चीजें तो जरूरी है। और उसको हवा, पानी, बारिश, चांदनी कुछ नहीं मिलेगी तो सबसे पहले तो वो बच्चे सारे पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, है ना। और दूसरा, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मालूम भी नहीं कि वो फिर बचेंगे या नहीं बचेंगे, है ना। समझ आ रहा है ना। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं कि अगर हम कल्पना करें कि चांदनी, हवा और मेघ मतलब बारिश केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं, तो बाकी पौधों को ये सब नहीं मिलते, तो बाकी पौधे बहुत दुखी हैं और कमजोर हो जाएंगे, है ना। और उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिना चांदनी के रात में वे अंधेरे में रहेंगे, जिससे उनका विकास प्रभावित नहीं होगा, है ना। मतलब ढंग से वो बड़े नहीं हो पाएंगे अगर चांदनी नहीं मिलेगी तो। हवा नहीं मिलेगी, उन्हें ताजी हवा नहीं मिलेगी तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और वो मुरझा जाएंगे, है ना। आपको अगर सांस ना मिले, मतलब ऐसा ना हो, अगर मतलब सांस नहीं आती है थोड़ी बहुत देर के लिए भी तो कितना परेशानी रहती है ना। फिर सांस लेना तो बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है। सांस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बच्चे वो मुरझा जाएंगे, है ना। और पानी उनके लिए क्यों जरूरी है बच्चे, पानी मिलेगा तभी तो वो बड़े होंगे। भी अपने लिए ही सोच लो पानी कितना जरूरी है ना। 1 घंटे आपको मैम बोले एक पीरियड पे, कोई बच्चा बाहर पानी पीने नहीं जाएगा, बच्चे हालत खराब होने जैसा हो जाता है ना। तो बारिश न मिलने पे वे सूख जाएंगे और धीरे धीरे मरने लगेंगे। बिल्कुल, खाना पानी तो चाहिए ना भाई जिंदा रहने के लिए, ठीक है। चलो, बाकी आगे क्वेश्चन था उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव पड़ेगा, है ना। देखेंगे बच्चे का, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती। अब देखो, हमारी दुनिया में जो पौधे हैं ना, अलग अलग तरीके के, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, किसी पे लाल फूल है, किसी पे पीले फूल है, किसी पे गुलाबी फूल है ना। किसी पे छोटे छोटे फूल है, किसी पे बहुत बड़ा फूल है, अलग अलग तरीके के पौधे हैं, है ना। अगर सभी पौधे एक जैसे होते, इमेजिन करो आप, तो कैसी लगती है दुनिया, बताइए। कैसी लगती, बहुत बोरिंग लगती ना। मतलब आपको एग्जाम्पल ऐसे समझो आप, आपको आपकी मम्मा रोज डेली एक ही नाश्ता बना के खिलाए, डेली सुबह सुबह आप जा रहे हो, आपको डेली एक ही तरीके का नाश्ता बना के खिलाए, या फिर आपके लंच पे आपकी मम्मा अगर एक ही टिफिन बना के रखें, रोज डेली पराठे, रोज डेली पराठे, रोज डेली पराठे। एक दिन घर जाके मम्मा को बोलोगे, मम्मा को कल से ये पराठे नहीं खाने, कुछ तो चेंज करो, कल कुछ और रखना, है ना। आप बोर होने लगोगे। सेम यहाँ भी बच्चे, कि अगर एक जैसे पौधे होंगे तो भाई साहब बोरियत हो जाएगी, है ना। जो अलग अलग तरीके के हम रंगों के फूल देखते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। सारी चीजें है ना। ठीक है, आंसर में क्या लिख सकते हैं बच्चे, अगर सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया में विविधता नहीं होती। हर जगह एक ही तरीके के पौधे, फूल और कांटे दिखते, जिससे प्रकृति एक रूप और बोरिंग लगती, बिल्कुल लगती भाई। और फूलों की सुंदरता और विविध रंगों का आनंद खत्म हो जाता, मतलब तरीके तरीके के रंग नहीं दिखाई देते। कांटों की कमी से पौधों की सुरक्षा कम हो सकती थी, और कांटे जानवरों से रक्षा करते हैं। भाई बुरे होते हैं कांटे, लेकिन जरूरी भी तो होते हैं, मतलब फूलों के पास कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि हर फूल पे कांटे हो रहे हैं, है ना। तो आप किसी फूल को छुओगे, है ना, तो क्या होगा, कांटे लग जाएंगे, तो इससे हमारे फूल बचे भी तो रहते हैं। ऐसे ही
कीटों और पक्षियों को विभिन्न प्रकार के फूलों का रस और पराग नहीं मिलता। भाई हर तरीके के कीट होते हैं, कीट मतलब ये कीड़े मकोड़े टाइप, जैसे तितलियां, भंवरे, इनको अलग अलग तरीके के फूल का रस नहीं मिल पाता, जिससे उनकी प्रजातियां प्रभावित होती है ना, जिससे कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते होंगे जिनको कि अलग तरीके का फूल पसंद होगा, उसका रस पीना पसंद होगा, तो इससे क्या होगा, प्रजातियां भी प्रभावित होंगी, है ना। मानव जाति भी प्रभावित होगा क्योंकि हम विभिन्न फूलों से इत्र, दवाइयां और सजावट की चीजें बनाते हैं। भाई इसका अफेक्ट तो हमारे जीवन पे भी आएगा, इसका प्रभाव तो हमारे जीवन पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे हम भी तो बहुत तरीके की चीजें, बहुत तरीके की दवाइयां बनाते हैं अलग अलग तरीके के पौधों से, है ना। तो एक एक तरीके के पौधे होंगे तो अलग 4 दवाइयां कैसे बनेंगी फिर हमारी, बताइए जी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे हम ग वाला, यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता, बताओ बताओ। भाई कितना सुंदर लगता ना, और मतलब सारे पौधों पे बिना कांटे के बहुत सारे फूल लग रहे हैं, कितना और खुशबूदार लगती चीजें, मतलब हर जगह से खुशबू ही खुशबू आती है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल होते जिनसे वातावरण मनमोहक हो जाता, है ना जी। पर लेकिन क्या होता, सुंदरता तो बहुत मिलती अगर कांटे ना होते तो, पर सुरक्षा नहीं मिलती, है ना। कि कांटे जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, उन फूलों को बचाते तो भी हैं, है ना। कोई जानवर आके अगर उस फूल को खराब करना चाह रहा है, कांटे होंगे तो मतलब चुभ जाएंगे उसको, तो जानवर पीछे हट जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छे के साथ बुरी भी होती, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता। क्यों? क्योंकि जीव जंतु उससे अपना बचाव करते हैं या उसके साथ रहने में अभ्यस्त हैं, है ना। सिर्फ फूल होने से उसका मूल्य कम हो जाता। अब आप एक चीज सोचो कि आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्या मतलब फिर ऐसी जिंदगी का, जिंदगी का नाम ही है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए देखो अब हम इसको देखेंगे अपने बुक वाली अच्छी सी लैंग्वेज में। यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो देखने में दुनिया बहुत सुंदर लगती और खुशबूदार लगती, चारों ओर रंग बिरंगे फूल होते जिससे वातावरण बच्चे क्या हो जाता, मनमोहक हो जाता, है ना जी। लेकिन इसके कुछ प्रभाव और बातें भी होती, जैसे कि सौंदर्य तो होता पर सुरक्षा नहीं होती, है ना। कांटे पौधों की रक्षा करते हैं, यदि कांटे ना होते तो जानवर और इंसान आसानी से फूल को तोड़ लेते। अब भाई कोई फूल है, अब हमें वो पसंद है लेकिन हम उसे नहीं तोड़ पा रहे क्योंकि उस पौधे पे बहुत सारे कांटे हैं, तो वो फूल बच भी तो रहा है ना, उसकी सुरक्षा भी तो हो रही है। कांटे नहीं होते तो झट से तोड़ लेते हैं, और तोड़ते तो उनको नुकसान तो होता है ना। ठीक है ऐसे, ठीक है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता, कांटे भी प्रकृति का हिस्सा है, कुछ जीव जंतु उसे अपना बचाव करते हैं या उनके साथ रहने में अभ्यस्त हैं। नेक्स्ट, सिर्फ फूल होने से मूल्य कम हो सकता था, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी अहमियत घट जाती है, बिल्कुल घट जाती है ना। सिर्फ कोमलता जीवन में पर्याप्त नहीं होती, कांटे यह सिखाते हैं कि जीवन में केवल सुंदरता नहीं बल्कि थोड़ी कठिनाई भी जरूरी है, ताकि हम सावधान और संतुलित रह सकें, है ना। जिंदगी में सुखी सुख लोगे तो फिर दुख कभी तो झेलोगे, ऐसे ही। चलो घ वाला देखेंगे बच्चे। घ वाला है हमारे पास, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता, आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे, कारण सहित बताइएगा, बताए। आपको ये तो फूल की मतलब आपको अच्छी आदतें मिले एक जन्म में और दूसरे जन्म में बुरी आदत मिले, आप किसके साथ रहना चाहेंगे, बताओ। बहुत बच्चे बोलेंगे फूल के साथ रहना चाहेंगे, मतलब अच्छे जन के साथ रहना चाहेंगे, बहुत बोलेंगे बुरे के साथ रहना चाहेंगे। अपने अपने आंसर अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मैं दोनों के साथ रहना चाहूंगी। क्यों? देखो अच्छे जन से हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। उसके साथ अगर हम अच्छे जन के साथ रहेंगे, अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे, तो हमें उससे क्या सीखने को मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। और बुरे के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें क्या पता चलेगा बच्चे कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो दोनों चीज जरूरी है, दोनों के आचरण जरूरी है
है ना। आंसर में लिखेंगे मैं दोनों के गुणों के साथ मतलब दोनों के गुणों को अपनाना चाहूंगा। कारण फूल के गुण, फूल की तरह मैं दयालु, कोमल और सकारात्मक बनना चाहूंगी। फूल की सुगंध और रंगों की तरह मैं अपने व्यवहार से दूसरों को खुशी देना चाहूंगी। इससे मेरे दोस्त और परिवार के साथ मेरे रिश्ते बेहतर होंगे। बिल्कुल होंगे जी। और कांटे के गुण क्या बच्चे, कांटे के क्या गुण लेना चाहती हूँ मैं, देखो कांटे की तरह मैं मजबूत और सावधान बनना चाहूंगी। कांटा अपने पौधे की रक्षा करता है, वैसे ही मैं अपने परिवार, दोस्तों और अपने सिद्धांतों की रक्षा करना चाहूंगी। मुझे कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने में मदद रहेगी। ठीक है। अब दोनों का संतुलन क्या, जीवन में सुख और चुनौतियां दोनों आती हैं। फूल के गुण मुझे सुख में दूसरों के साथ आनंद बांटने में मदद करेंगे और कांटे के गुण मुझे मुश्किलों का सामना करने की ताकत देंगे। है ना जी। समझ आ रहा है, आ रहा है तो चलिए बच्चे अब नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास शब्द से जुड़े शब्द। देखिए जी, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। अब बड़प्पन क्या होता है बच्चे, देखो बड़प्पन होता है दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, है ना, दूसरों के लिए न्याय करना, दूसरों के लिए कभी कभी त्याग भी करना। मतलब अगर सामने वाले को ये चीज पसंद है तो ठीक है, मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है बड़प्पन। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द बड़प्पन से जुड़े हुए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, उनसे डिस्कस करना है और आफ्टर देन आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, देखो संतोष आपको दिया ही हुआ है। संतोष करना मतलब कि हर चीज को चुपचाप से, मतलब थोड़े टाइम के लिए रुक जाना, संतोष कर लेना, है ना, बोलते हैं ना थोड़ा सा संतोष करना मतलब कि सब्र करना। ठीक है, ऐसे और बड़प्पन के क्या क्या शब्द हो सकते हैं, त्याग, त्याग हो सकता है ना। उदारता, उदारता मतलब बच्चे महानता, दयालुता आ सकती है, इंसान दयालु है तो वो उसका बड़प्पन है। न्याय, न्याय मतलब सही चीज करना, सही के लिए कुछ भी करना तो होता है न्याय। विनम्रता, विनम्रता मतलब बोलते हैं ना, देखो ये इंसान हमसे कितना विनम्र बात करता है, मतलब कि बहुत धीमे से बहुत प्यार से बात करना, लाइक ऐसा उसको हम बोलते हैं विनम्रता। ठीक है, क्षमा करना, अब हम कहते हैं ना देखो उसका बड़प्पन था जो उसने उसे क्षमा कर दिया, वरना वो क्षमा लायक था नहीं, है ना। क्षमा करना भी हमारे एक बड़प्पन में आता है। नेक्स्ट हो सकता है उदारता, उदारता तो मैंने बता दिया, त्याग, कभी कभी त्याग करना भी बड़प्पन होता है। ठीक है, और हो सकता है बच्चे परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों पे उपकार करना भी हो सकता है हमारा बड़प्पन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें चीजें समझ में आ गई, कोई डाउट? अच्छा नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है बड़प्पन, चलो वो नेक्स्ट टॉपिक में ही है। नेक्स्ट टॉपिक है बड़प्पन। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बढ़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव। अच्छा, बड़ा होना मतलब ये नहीं बच्चे कि हम उम्र में बड़े हैं लेकिन दूसरों के लिए हम कुछ भी नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते, तो फिर वो हमारे अंदर बड़प्पन नहीं है ना। बड़प्पन तो हमारे अंदर होता है, बड़े या छोटे में नहीं है कि मतलब छोटा इंसान है उसके अंदर बड़प्पन है, बड़े में नहीं है, है ना जी। समझ रहे हो ना कि ये उम्र से नहीं आता, ये तो अपने अंदर का एक चीज है, ये तो अपने अंदर का स्वभाव है जो किसी भी इंसान में हो सकता है, बड़े में या छोटे में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखो इसका अर्थ होता है बढ़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व या गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उनकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। कहते हैं ना वो इंसान कितना सादा सिंपल ऑफ, लेकिन फिर भी उसके अंदर बड़प्पन इतना है। जैसे कि किसी भी बड़े आदमी की बात कर लो या किसी भी छोटे आदमी की बात कर लो आप, है ना। बड़ा या छोटा का मतलब बच्चे कि कोई बहुत ज्यादा उसका, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी जो क्या बोलते हैं, अच्छा पैसे वाला इंसान है ना, उसकी बात कर लो, या कोई एक साधारण सा गरीब इंसान है उसकी बात कर लो, तो उसके अंदर ना बड़प्पन है बहुत, बात करने की सबसे अच्छी तमीज है,
सबसे अच्छे से बात करता है, सबके लिए मरा जाता है, मतलब सबके लिए सबकी हेल्प करने को रेडी रहता है ना, तो होता है बड़प्पन। जैसे जैसे एग्जाम्पल है यहाँ, उनके सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। ठीक है, चलो नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर एक गोला बनाइए। जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते उनके नीचे रेखा बनाइए। ठीक है, देखो जी, यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं जो बड़प्पन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं। जिन शब्दों को सुन के लगता है कि ये बड़प्पन के अंदर हो सकता है, उस पर गोला बनाना है। जो लगता है नहीं हो सकता उस पे अंडरलाइन करनी है। गॉट इट। चलो, सहनशीलता। सहनशीलता बच्चे किस में आ सकता है, मतलब कि वो हर चीज को सह लेता है ना। कितना अच्छा इंसान है, उसके साथ उसने इतना गलत किया लेकिन फिर भी वो चुपचाप सह गया, उसके अंदर सहनशीलता ही इतनी है। बता दीजिए बच्चे, सहनशीलता किस में आ सकता है, बड़प्पन में, है ना जी। चलो नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट है हमारा द्वेष। द्वेष मतलब जलन की भावना। अब देखो, जलन की भावना बड़प्पन के अंदर आ सकती है क्या, मतलब अगर इंसान के अंदर बड़प्पन है तो वो इंसान जलेगा क्या किसी चीज से, किसी की खुशियों से जलेगा क्या, नहीं, है ना। तो द्वेष हमारे बड़प्पन के अंदर नहीं आता, इसलिए हम इस पे अंडरलाइन कर देंगे। करेक्ट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास संतोष। संतोष कर लेना मतलब सब्र कर लेना। सब्र, बड़प्पन होगा उसमें तो वो कर लेगा, नहीं है तो वो नहीं करेगा, है ना। जैसे किसी इंसान का बुरा वक्त चल रहा था तो किसी दूसरे ने उससे कहा तू संतोष कर ले थोड़ा, तेरा समय आ जाएगा, और उसने उसकी बात को चुपचाप मान लिया। बड़प्पन था तो मान लिया ना, अगर उसमें नहीं होता तो क्या बोलता, हाँ तुझे ही तो पता है मेरा मेरा समय अच्छा आ जाएगा, अभी जो चल रहा है उसका क्या, सत्र सुना देता उसको, है ना जी। तो संतोष किसके अंदर आता है, जिसके अंदर बड़प्पन होता है। सद्भावना। सद्भावना क्या बच्चे, सद्भावना मतलब होता है अच्छी भावना। अच्छी भावना किसमें होती है, जिसमें बड़प्पन है, मतलब जो ये बड़प्पन का भाव है या नहीं है, आप बताओ। है, बिल्कुल है। हर अच्छी चीज बड़प्पन के भाव को व्यक्त करेगी और हर बुरी चीज बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करेगी। गेट इट। चलो सद्भावना पे हम सर्कल कर लेंगे क्योंकि ये बड़प्पन के भाव को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे लालच। लालच क्या, मुझे इसका भी चाहिए, मुझे उसकी वो पेन भी चाहिए, मुझे इसकी वो पेंसिल भी चाहिए, लालच है, सब कुछ चाहिए मुझे, है ना। तो लालच कभी भी बड़प्पन के अंदर बच्चे नहीं आता, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास दया। अच्छा, दया क्या बच्चे, मतलब दूसरों पे दया करना, है ना। तो दया बड़प्पन के भाव को व्यक्त कर सकता है या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल कर सकता है, जिसके अंदर दया है उसके अंदर बड़प्पन है ना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिशोध। प्रतिशोध मतलब होता है बच्चे बदला लेना। अब आप बताओ, क्या बदला लेना बड़प्पन के भाव को व्यक्त करेगा, बदला लेना अच्छी बात है क्या, नहीं है ना। दैट मीन्स प्रतिशोध हमारा बड़प्पन के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट है समर्पण। समर्पण बताइए बच्चे, समर्पण मतलब होता है दूसरे को सौंप देना, समर्पित कर देना, है ना। तो समर्पण क्या है बताओ, बड़प्पन का भाव व्यक्त करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे स्वार्थ। स्वार्थ मतलब अपना ही अपना सोचना, अपना ही अपना सोचना, सिर्फ तो सिर्फ अपना ही अपना सोचना, तो बड़प्पन के अंदर नहीं आता है जी, है ना। बड़प्पन के अंदर क्या आता है, दूसरों के लिए सोचना, है ना। तो स्वार्थ बच्चे बड़प्पन को व्यक्त करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास झगड़ालूपन। नाम से ही पता चल रहा है झगड़ालू। अब झगड़ने वाला कोई इंसान है तो वो बड़प्पन के भाव को व्यक्त करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। चलो
नेक्स्ट है हमारे पास अहंकार। अहंकार मतलब होता है बच्चे घमंड। तो घमंड बड़प्पन के भाव को व्यक्त करेगा क्या? जिसके अंदर घमंड है उसके अंदर बड़प्पन है क्या बच्चे? बताइए। उसके अंदर बड़प्पन नाम की चीज ही नहीं होगी। अहंकार को भी हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रूरता। क्रूरता मतलब क्या होता है बच्चे? मतलब निर्दयता, मतलब उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है ना? तो जिसके अंदर दया नहीं है वो उसके अंदर बड़प्पन हो सकता है क्या? बताइए जी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना? नेक्स्ट है हमारे पास आदर। आदर करना मतलब दूसरों की रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट करना बड़प्पन के अंदर आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है ना? ठीक है, सर्कल कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास अपमान। अपमान करना, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना। तो अपमान करना बच्चे किस में आएगा? बड़प्पन में आएगा या बड़प्पन में नहीं आएगा? नहीं आएगा मैम। इसको क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विश्वास। विश्वास करना मतलब दूसरों पे विश्वास करता है ये इंसान कितना अच्छा है ना? और हर अच्छी चीज आती है बच्चे बड़प्पन के अंदर। तो विश्वास करना मतलब अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज है तो ये बड़प्पन के भाव को क्या करती है? व्यक्त करती है। तो विश्वास को हम क्या करेंगे बच्चे? सर्कल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास उदारता। उदारता मतलब बच्चे एक तरीके से दयालुता, मतलब ये इंसान कितना उदार है, नहीं कितना इसका बड़ा दिल है, ऐसे बोल सकते हैं ना? बहुत बड़े दिल वाला इंसान है, ये सबकी मदद करता है, बहुत उदार है, बहुत उदारता है इसके अंदर, है ना? तो उदारता मतलब दयालुता, और दयालुता है तो बड़प्पन है ना? क्या करेंगे इसको? सर्कल। सम्मान, किसी का सम्मान करना अच्छी बात है बुरी बात? अच्छी बात है तो फिर किसके अंदर आएगी? बड़प्पन के अंदर, और बड़प्पन के अंदर आती है तो फिर हम इसको क्या करते हैं? सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अविश्वास। अविश्वास होता है बच्चे विश्वास ना करने वाला, मतलब जिसपे विश्वास नहीं है, मतलब अविश्वास मतलब वो किसी पे विश्वास नहीं करता या उस पे कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे, है ना? ठीक है। अविश्वास किसके अंदर आएगा? बड़प्पन के अंदर आएगा क्या? बड़प्पन वाले में तो विश्वास होता है ना? इस पे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास घमंड। घमंड बताइए भाई। अभी हमने बताया था घमंड, लेकिन यहाँ पे ना एक शब्द के ना दो दो तीन तीन शब्द आ रहे हैं, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना मैम। अभी तो हमने घमंड पढ़ा था, है ना? अहंकार को भी तो घमंड बोलते हैं ना, बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है ना? तो कंफ्यूज मत होना बच्चे। तो घमंड के लिए भी क्या आ जाएगा? अंडरलाइन। क्लियर? विनम्रता, बहुत विनम्र है ये, बहुत मतलब वो सबसे बहुत प्यार से, विनम्र से, धीमे से, अच्छे से बात करता है ना? तो विनम्र मतलब होना बच्चे, सर्कल कर देंगे इसको क्योंकि ये बड़प्पन का भाव है। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास निष्ठा। निष्ठा मतलब निष्ठा मतलब होता है बच्चे, ये एक तरीके से दयालुता के अंदर आता है ना? तो ये कितना निष्ठा भाव से, मतलब कितनी साफ नियत के साथ ये काम कर रहा है, इसकी नियत बहुत निष्ठा भाव से इस चीज को कर रहा है ना? तो होता है साफ नियत। क्या करेंगे? सकल। क्लियर? नेक्स्ट झूठ। नाम से ही पता चल रहा है भाई ये बड़प्पन के अंदर नहीं आ सकता, मतलब सारी अच्छी चीज बड़प्पन के अंदर जाएंगी, सारी बुरी चीज बड़प्पन के अंदर नहीं जाएंगी। हर अच्छी चीज पे हम सर्कल करेंगे और हर बुरी चीज को हम अंडरलाइन करेंगे। दैट इज क्लियर ना? तो झूठ पे हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन। ठीक है। ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब बच्चे जलन। अब देखो ईर्ष्या द्वेष दोनों जलन के ही पर्यायवाची है ना? ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो ना इस करके मैं बोल रही हूँ। ये हर एक शब्द के यहाँ दो दो तीन तीन शब्द दिए हुए हैं। ईर्ष्या मतलब होता है जलन। जलन मतलब क्या बच्चे? जब जलन है तो फिर उसके अंदर बड़प्पन का भाव तो नहीं हो सकता, है ना? क्या कर देंगे यहाँ पे? अंडरलाइन। ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास त्याग। त्याग, त्याग वही कर सकता है जिसके अंदर बड़प्पन हो। हर किसी के बस की बात नहीं त्याग कर देना। अच्छा त्याग करना मतलब बच्चे,
त्याग मतलब होता है चीज, अपनी किसी भी चीज को छोड़ देना, है ना, छोड़ देना। छोड़ देना मतलब जिसके अंदर बड़प्पन है ना वो नहीं छोड़ेगा, मैं तो नहीं देने से रहा इस चीज को, मैं क्यों दूं अपनी चीज, है ना। जिसके अंदर बड़प्पन होगा ना वो खुशी खुशी दे देगा, आप ले जाओ इसको, ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, परोपकार। अभी हमने परोपकार कहीं पढ़ा था, देख लो फिर से आ गया। परोपकार को बच्चे क्या कर लेंगे हम, सकल, ठीक है। नेक्स्ट, अधीरता। अधीरता मतलब होता है एकदम से हटी, एकदम से मतलब जिद्दी। बड़प्पन के अंदर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे बच्चे, अंडरलाइन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आ जाता है बच्चे, कविता की रचना, है ना। इसके अंदर देखेंगे क्या है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधो ओ निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। देखो यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। इस पंक्ति में किस शब्द पे अंडरलाइन हो रखी है बच्चे, ओ पे, ठीक है। ओ मतलब और, ठीक है। क्या आपने शब्द को पहले कहीं पढ़ा है, यह शब्द है और। कविता में र वर्ड कहीं नहीं, कविता में र वर्ड नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम भी शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं जिसमें ओ लिख रहा है, ओ मतलब और, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं उसका पीछे का शब्द नहीं बोलते, पीछे का वो अक्षर नहीं बोलते हम, है ना। तो कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है ना। ये भी तो दिख सकता था, प्यार में डूबी तितलियों। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चे कि हम ना मतलब बोलते बोलते ना कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बीच में नहीं लेते, है ना, इस तरीके से। प्यार में डूबी तितलियों की जगह लिखा है उसने प्यार डूबी तितलियों, ठीक है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी तुकांत शब्द है आदि, ठीक है। और हर पंक्ति की जो लास्ट की लाइन है उसका क्या, लास्ट का जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तुकांत शब्द। तुकांत शब्द होता है मतलब घर वर, है ना, माला झाला, लाइक एक जैसा सुनने में लगे, उनको बोलते हैं हम तुकांत शब्द, ठीक है। चलो क्या देखेंगे इसमें, अपने समूह के साथ मिलकर चर्चा नहीं, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, हम बताइए। हमें ऐसी सूची बनानी और उसको क्या करना, अपने क्लास में शेयर करना है। तो कविता की विशेषताएं क्या है, कविता में तुकबंदी आई है ना। तुकबंदी मतलब सेम सेम जैसे शब्द, बही नहीं पालता डालता ऐसे शब्द आए हैं ना, ठीक है। संक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किया गया है। संक्षिप्त ध्वनि मतलब जैसे हम शॉर्टकट मार देते हैं ना, जैसे और को इसमें लिखा है यहाँ पे ओ, है ना, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। प्राकृतिक चित्रण मतलब यहाँ पे प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया गया है, जैसे फूल कांटा चांद हवा और मेघ, है ना जी। नेक्स्ट, विपरीत भाव। विपरीत भाव दिखाया गया है मतलब अपोजिट भाव दिखाया गया है। एक में फूल दिखाया है जो कि कितना सॉफ्ट कितना अच्छा होता है, एक दूसरी तरफ कांटा दिखाया गया है जो कि उसका बिल्कुल उल्टा होता है, उसका बिल्कुल विपरीत होता है, ठीक है। प्रश्नात्मक शैली, कविता में प्रश्न पूछा गया है, जैसे किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, मतलब इस कविता की क्या क्या विशेषताएं वो बतानी है आपको, है ना। इस कविता में किस किस तरीके से लाइन्स आई हैं, और जैसे समान ध्वनि वाले शब्द ही आए हैं, है ना। जैसे एक ही पंक्ति में समान ध्वनि वाले शब्द हैं, जैसे सुगंधों ओ निराले, है ना जी, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है इसमें, तुकबंदी आई है, ये हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला है, जैसे पालता डालता बही नहीं, ठीक है। संक्षिप्त ध्वनि प्रयोग किया गया है, जैसे कुछ शब्दों की अंतिम ध्वनि छोड़ी गई है। संक्षिप्त मतलब होता है बच्चे छोटा रूप, है ना, जैसे ओ को ओ लिखा गया है,
निज सुगंधों ओ निराले रंग से, है ना। थर्ड है हमारे पास प्राकृतिक चित्रण, मतलब यहाँ पे प्रकृति के बारे में बताया गया है, जैसे फूल, कांटा, चांद, हवा और मेघ जैसे प्राकृतिक तत्वों का मानवीय रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विपरीत भाव। विपरीत भाव मतलब यहाँ पे हमें एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट भाव भी दिखाया गया है, जैसे फूल और कांटे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। प्रश्नात्मक शैली, कविता में प्रश्न भी पूछा गया है, जिस तरीके से किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के तो प्रश्न किया गया है ना। एंड सिक्स्थ भी है समान ध्वनि वाले शब्द, मतलब एक ही पंक्ति में समान ध्वनि वाले शब्द हैं, जैसे सुगंधों ओ निराले, है ना जी। ठीक है, तो हमें इसको अपने क्लास में शेयर करना है तो शेयर करेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट है नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और भी पंक्तियां दी गई हैं, जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि देखो देखो सबसे पहले है एक ही वर्ड से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ आए हैं। बताओ बच्चे, एक ही वर्ड से, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले दो शब्द पंक्ति में एक साथ आए हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं बच्चे, देख लेंगे। भौर को अपना अनूठा रस पिला, एक ही वर्ड से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं, कौन से शब्द हैं इसमें। भौर को अपना अनूठा रस पिला, अ से अपना, अ से अनूठा, है ना। एक ही अक्षर से शुरू हो रहा है इसमें दो शब्द। ठीक है, वर्ड मतलब होता है बच्चे अक्षर। मुहावरे का प्रयोग किया गया है, इन पंक्ति में कौन सा मुहावरा है बच्चे, फाड़ देता है किसी का वर वसन, यहाँ क्या यूज हो रहा है बच्चे, मुहावरा। ठीक है। थर्ड देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है, भाई किस पंक्ति में प्रश्न पूछा है, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ है बच्चे प्रश्न। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्य भावनाओं का वर्णन किया गया है, कौन सी ऐसी भैया पंक्ति है। फूल लेकर तितलियों की गोद में, देखो यहाँ जो जो इंसान काम करते हैं, मतलब जो इंसानों की चीज है वो क्या है, गोद, है ना। और पेड़ पौधों को और उसकी मानवों की भावनाओं का यहाँ वर्णन है। फूल मतलब क्या है बच्चे, पेड़ पौधे से रिलेट कर रहा है, और तितलियां, पेड़ पौधे तितलियों की गोद में, तो गोद क्या बच्चे, जो हमारे करने के काम होते हैं, मतलब इंसानों में ये गोद बोला जाता है ना, फूल पेड़ पौधे तितलियों में कहाँ गोद बोला जाता है ना। फोर्थ वाला ऑप्शन सिक्स वाले से मैच होगा। लास्ट फिफ्थ है एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब कि यहाँ पे अपोजिट चीज बताई गई है। तो फोर्थ देख लो कविता की पंक्ति से, है कटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर, मतलब एक ही पंक्ति में अपोजिट चीज बताई है। एक तरफ बता रहा है एक तो सबकी आंखों खटकता है, और दूसरा देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है ना। दोनों एक ही पंक्ति में विपरीत चीज, विपरीत अर्थ वाली चीजें बताई गई हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भाई नेक्स्ट देखेंगे, फिर किस बात की देरी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे कविता का सौंदर्य, मतलब आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए, जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। इसमें देखिए बच्चे, जैसे नंबर 1 में देखेंगे, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। ठीक है, अब नीचे है हमारे पास डैश में उन पर चमकता डैश भी, कविता में क्या लिखा हुआ है बताइए, रात में उन पर चमकता चांद भी, रात, रात्रि, रजनी या निशा,
बताइए, जो जो इस कविता में मैच हो रही हो वैसा लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है, रात में उन पर चमकता चांद भी। देखिए जी, यहाँ पे अब ऑप्शंस दिए हुए हैं पहले वाले डैश के लिए, रात, रात्रि, रजनी या निशा। रात आ सकता है, ठीक है। चमकता चांद भी, तो यहां से क्या आ सकता है बच्चे, चांद। ठीक है जी, चलो। एक सी ही चांदनी है डालता, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम, डैश उन पर है बरसता एक सा। क्या बरसता है बच्चे, जो पंक्ति में लिखा है, मेघ, बादल, मेघ या जलद। मेघ है ना, तो मेघ उन पर है बरसता एक सा। नेक्स्ट है, एक सी उन पर डैश है बही। क्या बही है बच्चे, वायु, पवन, समीर, मारुति, ब्यारें या हवाएं। एक सी उन पर हवाएं है बही, है ना। चलो, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन से आपको क्या करना है, अपनी पंक्तियों को कंप्लीट करना है। ये तो बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट देख लेंगे बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। अब अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करो भैया कि तुम्हें यहाँ से कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, और फिर जो भी ठीक लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम, विशेषण। विशेषण क्या होती है भाई, देख लेंगे नीचे पहले आगे। भौर का है वेद देता श्याम तन, ये पंक्ति दी है। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। श्याम शब्द भवरे के लिए, भवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है ना। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे शरीर की विशेषता क्या है, श्याम, श्याम मतलब काला। ठीक है, तो देखो क वाले में देखेंगे, और तन क्या है, विशेष्य, जिसकी बात हो रही है। विशेषण मतलब उसकी क्या विशेषता है, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, वो आते हैं विशेष्य में। क्लियर। चलो क वाले में देखेंगे, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्द की पहचान करके लिखिए। करके लिखेंगे तो भाई, पंक्ति है हमारे पास पहली, भौर का है वेद देता श्याम तन। अब देखो यहाँ किसकी विशेषता बताई है, श्याम तन, है ना। शरीर की विशेषता बताई है, तो विशेष क्या है इसमें, तन। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है बच्चे तन। और क्या बोलते हैं, किसकी विशेष, क्या विशेषता बताई गई है कि ये है श्याम। ठीक है, ये क्या है बच्चे, श्याम, काला शरीर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो बच्चे हम, फाड़ देता है किसी का वर वसन। यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, वसन की, है ना। और वो विशेषता क्या है, वर। करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा रस, है ना, किसके बारे में बात हो रही है, रस के बारे में। और वो रस कैसा है, अनूठा, अनोखा, अद्भुत, है ना। जिसकी बात हो रही है वो है विशेष, और उसकी क्या बात हो रही है, उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, वो है विशेषण। ठीक है, जैसे राधा मधुर गाना गा रही है, तो विशेष क्या है, गाना। और गाना कैसा है, वो मधुर, तो वो है उसका विशेषण, है ना। जिसकी बात हो रही है तो वो है विशेष, क्या बात हो रही है वो है विशेषण। समझ में आ रहा है। निज सुगंधों ओ निराले ढंग से, तो देखो ढंग नहीं है बच्चे, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ रंग है ना। तो निराले रंग, किसकी बात हो रही है, रंग की बात हो रही है। रंग क्या है, निराले, है ना। समझ आ रहा है। चलिए तो फिर समझ आ रहा है तो नेक्स्ट देख लेंगे, फिर किस बात की देरी। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोच के लिखिए। हमें इनके बारे में कोई भी विशेषण लिखनी है, अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे फूल, फूल की कुछ भी विशेषता बता दो आप। फूल कैसा है, सुंदर है, सुगंधित है। आपके मन में कुछ और आ रहा है तो आप कुछ और बता दीजिएगा, है ना। फूल सुंदर है और सुगंधित है, आप बोल सकते हो फूल कोमल है ना, प्यारा है। फूल के बारे में कुछ भी बात बता सकते हो। कांटा,
कांटा नुकीला है, कांटा कठोर है ना? कुछ भी बता सकते हो आप, जो इन शब्द से रिलेटेड आपको कुछ भी माइंड में आ रहा हो। तो ये आंसर बच्चे डिफर भी हो सकते हैं हमारे आपके, है ना? मेह मतलब बारिश कैसी है? शीतल है, मतलब ठंडी ठंडी है। स्फूर्तिदायक है, मतलब कि ना रिलैक्स फील करवा रही है ये, ऐसा। चांद, बच्चे चांद कैसा है? शांत है एकदम, चमकीला है, चाहिए तो यहाँ लिख सकते हो सुंदर है, सफेद है, जैसा भी मन करे, है ना? रात, रात के बारे में आप क्या विशेषता बता सकते हो? जैसे रात गहरी है, रहस्यमयी है, ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर आपको यहाँ कुछ और बताना है तो आप कुछ और विशेषता भी यहाँ बता सकते हो। अब करेंगे बच्चे पाठ से आगे आपकी बात। अब हम थोड़ा सा आपकी बात कर लें। बिल्कुल कर लीजिए मैम। यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? बताइए। आपकी बात हो रही है तो आपके आंसर होंगे, मैं बस आपको यहाँ समझा के जाऊंगी। ठीक है, तो आप फूल या कांटे में से बच्चे किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे वो बताना है। बताइए जी, किसको चुनेंगे? हमें नहीं पता हम फूल चुनेंगे या कांटे चुनेंगे, आपकी बात हो रही है, आप बताएंगे आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट वी हैव, कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। कविता में बताया गया है बच्चे कि आप अपने, नहीं, कविता में बताया गया है कि जो फूल है ना, अपनी सुगंधता मतलब अपनी खुशबू और अपने व्यवहार से हर तरफ प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। ठीक है, आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या करते हैं? बताइए, और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, जैसे कि फूल है, फूल अपनी खुशबू और अपने व्यवहार से क्या करता है? हर जगह आनंदित कर देता है, हर किसी को प्रसन्न कर देता है ना? आप वैसे ही अपने किसी फ्रेंड या अपने फैमिली में ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कि दूसरों को खुशी मिलती है, या करते नहीं है तो क्या कर सकते हैं? आंसर करेंगे। ठीक है, ग वाला देखेंगे। फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, भिन्न मतलब बच्चे अलग हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। तो अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए, मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ऐसे कुछ चीजें बताइए। जैसे कि देखो, नमक और चीनी, है ना? अगर हम वस्तुओं की बात करें तो नमक और चीनी। ठीक है, स्वभाव देखें, जैसे शांत और क्रोधी, अपोजिट अपोजिट चीज बतानी है। जैसे खट्टा मीठा, खट्टा खट्टा होता है, मीठा कितना मीठा होता है ना? जैसे काला सफेद, अनुभव जैसे सुख दुख, ऐसे आप कोई भी उदाहरण यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा चलो घ वाले पे आ जाएंगे बच्चे। घ वाला भी है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। मतलब आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं, उस समस्या का समाधान भी सुझाइए। अब बच्चे देखो, यहाँ पे आपको इस लाइन से तो पता चल गया ना कि यहाँ कांटे की बात हो रही है, कि कांटा किसी की उंगलियों तक को छेद कर रख देता है, किसी के वस्त्र तक को फाड़ के रख देता है ना? इस तरीके से आप अपने आसपास की किसी ऐसी बात का वर्णन कीजिए जो आपको कांटे के समान बुरी लगती हो, है ना? और फिर उसका समाधान भी बताइए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास सृजन। सृजन क्या है देखेंगे। इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहां चाहे अपने मनोगीत रंग भर सकते हैं। आप बिन रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे, इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कल्पना को जैसे मन करे वैसे साकार दे सकते हैं। बच्चे देखो, आपको क्या करना है, एक ड्राइंग करनी है, आपको उसमें अपने अकॉर्डिंग रंग करने हैं। ड्राइंग क्या मतलब, कोई चित्र, कोई एक कुछ चीज ऐसा, मतलब कोई सीन जैसा दिखाई दे रहा हो। जैसे कि देखो, मैं अगर यहाँ पे लगाऊं तो मैं यहाँ पे ये चित्र बनाती हूँ। ठीक है, आपको चाहिए तो आप कोई और चित्र भी बना सकते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है? आ रहा है तो क्यों ना फिर नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट देखेंगे बच्चे ख वाला इसी में है। मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत है संवाद, अपनी कल्पना से लिखिए। संवाद का विषय निम्नलिखित हो सकता है। उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा हो सकती है या समझना कि उनके जीवन का क्या योगदान है। देखिए बच्चे, यहाँ पे ख वाले में मान के चलो फूल और कांटे बात कर रहे हैं। अब कुछ भी बात कर सकते हैं वो, या तो हो सकता है वो कोई अब फूल अपनी तारीफ के बारे में बात कर रहा हो, कांटे अपनी तारीफ के बारे में बात कर रहे हो कि देख मैं तो ऐसा हूँ, कांटा बोलेगा देख मैं भी तेरे से कम नहीं हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, है ना। या फिर हो सकता है कि वो ये बात कर रहे हो कि हमारा मनुष्यों की जिंदगी में क्या योगदान है, मतलब हम क्या क्या काम आते हैं सबके। तो कुछ भी आप बात कर सकते हो, कुछ भी इस बात को मतलब इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे देखो उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, फूल मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूँ। कांटा, और मैं संबंधों की याद दिलाने और सुरक्षा के लिए हूँ, है ना। जैसे फूल, नमस्ते कांटे, देखो मेरी सुगंध और रंगों से तितलियां कितनी खुश हैं, मैं सबके चेहरे पे मुस्कान लाता हूँ। कांटा, हाँ फूल तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं भी कम नहीं, मैं तुम्हारी और पौधों की रक्षा करता हूँ ताकि कोई जानवर हमें नुकसान न पहुंचाए। फूल, सही कहते हो, तुम्हारी वजह से ही मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम चुभ जाते हो। कांटा, हाँ हाँ यह तो मेरा काम है, मैं कठोर हूँ ताकि कोई हमें हल्के में ना ले। तुम सुख बांटते हो और मैं चुनौतियों की याद दिलाता हूँ। फूल, हम दोनों मिलकर इस पौधे को खास बनाते हैं ना। तुम मजबूती देते हो और मैं सुंदरता। कांटा, बिल्कुल, हम साथ साथ हैं जैसे सुख और दुख, चलो मिलकर इस बगीचे को और खूबसूरत बनाएं। तो भाई देखो, इस तरीके से इस कविता को मैंने सुझाया है। मतलब यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा है, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फूल और कांटे की बातचीत करी है। आपको चाहिए तो आप इससे कुछ हटके और इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन दोनों के बीच की बातचीत को लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम बच्चे, वाद विवाद। वाद विवाद मतलब तर्क वितर्क, मतलब बहस टाइप। पढ़ेंगे तो पता चले। विभिन्न समूह बनाकर कक्षा में एक वाद विवाद मतलब डिबेट होती है ना, जैसे एक लोग एक साइड हो जाएंगे, दूसरी तरफ एक और टीम, वहां वाद विवाद होगा, बहस होगी। ठीक है, वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। अपनी कक्षा में पहले से 7-8 समूह बने होंगे। आधे समूह फूल के पक्ष में तर्क देंगे, आधे समूह कांटे के पक्ष में तर्क देंगे, है ना। मतलब आधे लोग फूल के बारे में अच्छी चीजें बताएंगे और आधे लोग कांटे के बारे में अच्छी चीज बताएंगे। नेक्स्ट, एक समूह निर्णायक मंडल की भूमिका निभाएगा। निर्णायक मंडल का काम होगा तर्कों को ध्यान से सुनना, मतलब एक बनेगा, एक एक ग्रुप बनेगा जज, वो दोनों के तर्कों को ध्यान से सुनेगा। प्रस्तुत शैली और तर्कों की गहराई के आधार पर अंकों का आधारण करेगा। बच्चे एक एक्टिविटी है, तो प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू करिएगा, है ना। हम मतलब इस वीडियो को भी इतना लेंथी नहीं करेंगे, अपना ढंग से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चे हम आज की पहेली। तो आज की पहेली हो सकती है हमारी, लास्ट टॉपिक है। नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे एक साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। जैसे बबूल, देखो नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधे के चित्र हैं जिनमें क्या कांटे और फूल एक साथ होते हैं। तो सही नामों को क्या करना है, चित्रों से जोड़ना है। देखो जैसे कि पहला है बबूल, फूल पीला या सफेद गुच्छेदार होगा। देखो यहाँ पे इनके बारे में भी थोड़ा बताया गया है, तो हम देखेंगे। कांटे लंबे और नुकीले होंगे, किसमें है भाई, सफेद और कांटे लंबे और नुकीले। विशेषता, इसका उपयोग ईंधन, चारा और औषधियों के काम में आता है। कौन सा हो सकता है भाई बताइए। ये हो सकता है सबसे लास्ट वाला, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखेंगे, गुलाब। गुलाब का तो बच्चे देखने से ही लग रहा होगा कि कौन सा गुलाब का फूल है, इसमें पिंक वाला, है ना। थर्ड है नागफनी। नागफनी का फूल कौन सा है भाई, नहीं पता तो विशेषता देख लो। फूल इसमें रंग बिरंगे होंगे।
कांटे पूरी सतह पर छोटे या लंबे होंगे। विशेषताएं, सूखे क्षेत्र में पाया जाता है, सजावटी पौधे पौधे के रूप में भी लगाया जाता है। से मैच कर लेंगे। बेर, फूल छोटे और हल्के पीले होंगे। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और विशेषता इस पर खाद और औषधीय होते हैं। मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है नींबू का, उस पर तो देख लो भाई साहब नींबू आ रहे हैं, है ना जी। उसको उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, नींबू वाले को नींबू पे लगा देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, इस वीडियो और इस चैप्टर में बच्चे इतना ही था। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे। जरूर शेयर करेंगे बच्चे, है ना जी। थैंक यू सो मच।